Hello guys, welcome to VS Educational Place BPSC 132 book by SV Crazy Hacks। गाइस हमारी BPSC 132 बुक का नाम है भारत सरकार और राजनीति। इस बुक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए गाइस शुरू करते हैं। गाइस हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इकाई 9 यानी कि न्यायपालिका के बारे में। इससे पहले हम कार्यपालिका और विधायिका पढ़ चुके हैं। न्यायपालिका में हम भारतीय न्यायपालिका की उत्पत्ति कैसे हुई ये जानेंगे। भारतीय न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में हम जानेंगे इस इकाई में। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालयों की उत्पत्ति इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं इस इकाई को। गाइस सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं थोड़ी, इससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। संवैधानिक सरकार के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कानून निर्माण, कानूनों की व्याख्या, कानूनों का कार्यान्वयन करने की 3 संस्थाएं हैं। यानी कि संवैधानिक सरकार में राजनीतिक व्यवस्था की 3 संस्थाएं हैं जो कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। जैसा कि मैंने बताया कि विधायिका और कार्यपालिका हम पिछली इकाइयों में कर चुके हैं। हम इस इकाई में न्यायपालिका के बारे में करने वाले हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। इसका काम कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना है। यानी कि अगर मिसयूज़ होता है विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों का, तो वहाँ पे ये अंकुश लगाती है, उन पे नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के कार्यों के महत्व को देखते हुए कई प्रकार से कदम उठा सकते हैं ताकि न्यायपालिका स्वतंत्रता बरकरार रह सके। यानी कि न्यायपालिका में स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय ले सकते हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है, बिना किसी पक्ष की साइड लिए, यानी कि बिना किसी की साइड लिए विवाद को निष्पक्ष रूप से सुलझाते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो आइए गाइस शुरू करते हैं इस इकाई को। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास यही इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि न्यायपालिका की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए गाइस जानते हैं भारत में न्यायपालिका की उत्पत्ति के बारे में। भारत में न्यायपालिका की उत्पत्ति औपनिवेशिक काल में ही हो चुकी थी। यानी कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब से ही भारत में न्यायपालिका की उत्पत्ति हो चुकी थी। इसमें क्या हुआ था, एक एक्ट के तहत, एक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पारित हुआ था, जिसके बाद भारत में पहला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। यह कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य जज थे। इसकी नियुक्ति ब्रिटेन क्राउन के द्वारा की गई थी। यानी कि ब्रिटिश का शासन था तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ही इसे राजा का न्यायालय बना दिया गया था, ना कि कंपनी का कोर्ट। इस कोर्ट में राजा के क्षेत्राधिकार भी शामिल थे, जहां पर न्यायालय बनाए गए थे वहीं राजा के अधिकार निर्धारित किए गए थे। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना मद्रास में हुई थी। इसके बाद न्यायालय की स्थापना मद्रास में हुई थी, उसके बाद बम्बई में हुई थी। इस प्रकार इस काल में न्यायिक व्यवस्था 2 प्रकार की थी। एक प्रेसिडेंसी के अंदर सर्वोच्च न्यायालय और दूसरा प्रांतों के अंदर सदर न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अंग्रेजी कानून प्रक्रिया लागू थी, जबकि सदर न्यायालयों के अंदर व्यक्तिगत कानून व्यवस्था लागू हुई थी। कोलकाता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई, लेकिन सबसे बड़ा अपील न्यायालय प्रिवी परिषद थी, जो कि न्यायालय समिति के अधीन थी। तो गाइस ये था न्यायालय की उत्पत्ति, जो कि औपनिवेशिक काल में ही हो चुकी थी। सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो संपूर्ण न्याय व्यवस्था है वो 3 स्तरों पर विभाजित की गई है। सबसे ऊपर वाले स्तर को सर्वोच्च न्यायालय बोल सकते हैं हम। उससे नीचे होता है उच्च न्यायालय और उससे भी नीचे होता है सत्र न्यायालय। ये 3 स्तर के न्यायालय स्थापित किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्चतम न्यायालय होता है। उसके बाद उच्च न्यायालय होता है, जिसमें राज्यों की
जो कि राज्यों में स्थापित होता है। इसके बाद होते हैं स्तर न्यायालय, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय बोल सकते हैं, छोटे न्यायालय बोल सकते हैं, वो जिला स्तर पर होते हैं। इसके बाद इनके भी नीचे पंचायती स्तर पे न्यायालय होते हैं, वो भी इसी में आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान की व्याख्या में अंतिम अधिकार प्राप्त है। न्याय का सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन को अंतिम डिसीजन माना जाता है, अंतिम निर्णय माना जाता है। न्यायिक प्रक्रिया में प्रावधान दिया गया है न्यायालय की स्वतंत्रता का, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और न्यायिक समीक्षा जैसे मुद्दों के बारे में। तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। संरचना एवं नियुक्तियाँ। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्याधीश होता है, 26 अन्य न्यायाधीश होते हैं। जबकि सर्वोच्च न्यायालय जब बना था, जब स्थापित हुआ था, उस समय में सिर्फ 8 ही न्यायाधीश थे। उनकी संख्या बढ़कर अब 26 हो चुकी है। भारत की राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ये नियुक्ति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद ही करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियां राष्ट्रपति विभिन्न न्यायाधीशों के विचार विमर्श करके उसके बाद करते हैं। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होते रहे थे 1973 के आसपास। उसके बाद से ही इस राजनीतिक हस्तक्षेप को देखते हुए इससे बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित कर दी गई। जैसे कि योग्यताएं हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक कार्य किया होना चाहिए, वह किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत की होनी चाहिए, या फिर वह राष्ट्रपति की राय में एक विशिष्ट और प्रतिनिष्ठित विविधता वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक न्यायाधीश का चयन करने के लिए न्यायाधीश ही होते हैं, क्योंकि ये सब इसी वजह से ये काफ़ी लोकप्रिय समिति बन चुकी है। इस प्रकार से एक निकाय या संस्था होती है जिसमें कुछ विशिष्ट जज होते हैं जो सर्वोच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति या फिर ट्रांसफ़र के लिए जिम्मेदार होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की अगर बात करें तो जब नियुक्ति हो जाती है उसके बाद से ही 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या तो अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकते हैं अपनी मर्जी से, या फिर दुर्व्यवहार की वजह से उन्हें पद से हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया में महाअभियोग प्रक्रिया होती है, जो कि संसद में प्रस्ताव लाके पारित की जाती है। उसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद का 2/3 पार्ट उस प्रस्ताव का समर्थन में होना चाहिए, तभी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। इसके बाद एक जज के खिलाफ जब महाभियोग ला दिया जाता है तो इसके बाद से सर्वोच्च न्यायालय के इसमें एक एग्जाम्पल है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी, जो कि 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। अनियमितता पाई थी इस चीज़ में, तो इसको बड़े स्तर पर दुरुपयोग माना था इस समिति में। तो इससे जनता के हितों को चोट पहुंची थी और यह पूरी तरह से दुर्व्यवहार का मामला था। तो इस प्रकार से न्यायाधीश वी रामास्वामी ऐसे पहले जज थे जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई हुई थी। जज रामास्वामी के खिलाफ यह आरोप लगाया गया था कि इस प्रस्ताव में कई खामियां थी, इसलिए यह प्रस्ताव 1973 में गिरा दिया गया और पास नहीं हुआ। यानी कि रामास्वामी के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया था वो संसद में पास नहीं हुआ। लेकिन इसमें टोटल 401 वोटिंग होनी थी, जिसमें से 166 वोटिंग ही हुई, 205 वोट थी जो वो प्रक्रिया से बाहर थे। 196 वोटिंग में से टोटल जो बहुमत नहीं आ पाया इस प्रस्ताव के समर्थन में। हालांकि इसके बाद भी जज रामास्वामी ने अपने पद से रिज़ाइन दे दिया। अगर हम वेतन की बात करें तो न्यायाधीशों के सबसे महत्वपूर्ण तत्व है
उनकी स्वतंत्रता को निर्धारित करना। उसी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उनके वेतन को बहुत ही ज़्यादा निर्धारित किया गया है ताकि वो रिश्वतखोरी ना करें और स्वतंत्र रूप से कुशल निष्पक्ष तरीके से कार्य कर सके, इसलिए उनके वेतन को बहुत ही ज़्यादा रखा गया है। उनको रहने के लिए मुफ्त आवास दिए गए हैं जिनका उन्हें कोई भी रेंट नहीं पे करना पड़ता है। जज की तनख्वाह बदली नहीं जाएगी, ये संविधान में लिखा गया है। सिर्फ वित्तीय आपातकाल की स्थिति में ही वेतन बदला जा सकता है। जजों का वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाएं भारत की संचित निधि में दिए जाते हैं। इसके अलावा अधिकारों की बात करें तो राजनीतिक विवादों से बचने के लिए संविधान ने जजों को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं जो कि उन्हें आलोचनाओं से एवं आधिकारिक कार्यों में खामियों से बचाने के लिए हैं। न्यायालयों को यह अधिकार दिया गया है कि वो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई कर सकते हैं जो जजों के आधिकारिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा यहाँ तक कि संसद में भी जज के बर्ताव पर कोई चर्चा नहीं हो सकती सिवाय उनको पद से हटाने के प्रस्ताव को छोड़कर। सर्वोच्चतम न्यायालय का आधिकारिक क्षेत्र यानी कि क्षेत्र अधिकार कहाँ तक है सर्वोच्च न्यायालय का? तो सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत में सभी न्यायालयों पर लागू होता है। सभी भारत के न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अंडर आ जाते हैं। इसका क्षेत्राधिकार 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शवादी क्षेत्राधिकार, पूर्वालोकन संबंधित क्षेत्राधिकार। तो इन्हीं क्षेत्राधिकारों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आरंभिक क्षेत्राधिकार की अगर हम बात करें तो इसमें शक्ति पूर्व संघीय न्यायालयों से प्राप्त हुई है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में शक्ति संघीय न्यायालयों से प्राप्त हुई है। संघीय व्यवस्था में भारत के केंद्र और राज्य सरकारें संविधान से शक्तियाँ अर्जित करती हैं। केंद्र और राज्यों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन के विवाद को केवल स्वतंत्र न्यायपालिका से ही हल किया जा सकता है। ऐसा आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है जो कि संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार दिए गए हैं विवाद निपटाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच में। भारत में अन्य किसी न्यायालय के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है, ये सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। सभी विवादित पक्ष संघ की इकाई माना जाता है। न्यायालयों को विभिन्न राज्यों के निवासियों के बीच के विवाद करने का भी प्रारंभिक अधिकार नहीं है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की रक्षा की तो वो अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास हैं। सर्वोच्चतम न्यायालय अपनी आरंभिक आधिकारिकता में याचिका की सुनवाई करते हैं। याचिका डलने के बाद अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालयों का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसमें एक याचिका होती है जिसे हम रीट कहते हैं। रीट 4 तरीके की होती है जो हम पिछली इकाइयों में पढ़ चुके हैं, पिछले फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं। बनती प्रतीक्षाकरण, परामर्शदेशी प्रतिषेध, आधिकारिक परीक्षण और प्रतिक्षेत्रीकरण रीट, ये हम पिछले यूनिट्स में पढ़ चुके हैं। तो इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए हमें पहला खंड डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। जो भी समुचित हो जारी कर सकते हैं। इस रीट के माध्यम से कोर्ट ऐसे मामलों को व्यक्ति को छोड़ सकता है यदि ऐसा लगे कि ये गैर कानूनी है, तो याचिका डाल सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय कार्रवाई कर सकता है। इन याचिकाओं के अलावा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका को समुचित निर्देश या फिर आदेश भी दे सकते हैं। अपीलीय क्षेत्रीय अधिकार की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा न्यायालय माना जाता है। न्यायालयों में सभी सिविल, आपराधिक, संपत्ति मामले, मृत्युदंड और अन्य विशेष मामलों में अपीलीय अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा सभी संवैधानिक मामलों में अपीलीय अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 132 में प्रावधान दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में वे सभी केस जो उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं
उस पर अपील कर सकते हैं। यानी कि अगर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, हाई कोर्ट के फैसले पे सहमत नहीं हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील डाल सकते हैं, तो उन केसों की सुनवाई भी इसमें होगी। उच्च न्यायालय के अधीन सिविल कार्रवाई की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक मामलों पर लागू होती है। इसके अलावा बात करें उच्च न्यायालयों की, किसी अभियुक्त को दोष मुक्त के आदेश में पलट दिया जा सकता है या फिर उसको मृत्यु दंड का आदेश भी दिया जा सकता है। यानी कि अगर हाई कोर्ट ने उसको दोषी पाया है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहा है और उसके बाद वो दोष मुक्त भी हो सकता है, यानी कि वो फ्री भी हो सकता है केस से, और उसको मृत्यु दंड भी मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट में से, जो कि हाई कोर्ट में उसको छोटा मिला था। तो वो हो सकता है कि वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए, हो सकता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। दूसरा आता है अपने अधिकारों के अधीन किसी न्यायालय से किसी मामले पर विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया जा सकता है। ऐसे विचारण में अभियुक्त को सिद्धेश ठहराया जा सकता है, उसे मृत्यु दंड का आदेश भी दिया जा सकता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है अनुच्छेद 134 के अधीन किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अंत में हम यही कह सकते हैं अनुच्छेद 36 के अधीन उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्यों के किसी न्यायालय या फिर न्यायाधिकरण द्वारा किसी विवाद के मामले को पारित किए गए या फिर दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारणा, दंगेश या फिर आदेश की अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकते हैं। 3 कारण होते हैं। पहला, 2 पक्षों में कोई मुकदमा ना हो। दूसरा, परामर्शीय राय सरकार द्वारा बाध्य नहीं होगी। तीसरा, कोर्ट का यह निर्णय लागू न माना जाए। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श तब तक मान्य है जब तक कि किसी महत्वपूर्ण मसले पर उसकी राय नहीं मांगी गई हो। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यायिक समीक्षा का अधिकार की, तो इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी निर्णय को समीक्षा करने का अधिकार है। ये अमेरिका से बेटर मानी जाती है ये पद्धति। अमेरिका में क्या होता है, केवल मामले की सुनवाई होती है, उसकी समीक्षा नहीं होती। सर्वोच्च न्यायालय अपने किसी भी निर्णय पे आदेश सुनाने से पहले समीक्षा कर सकता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय न केवल संविधान की व्याख्या करता है, बल्कि वह दीवानी व फौजदारी जैसे मामलों में सुनवाई भी करता है। यह किसी सीमा की बाध्यता के बिना ऐसे मामलों को अपने पास रख सकता है जो भारत के किसी अधिकरण के पास आए हो। परामर्शवादी अधिकारिता भी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को शक्तिशाली बनाता है, जो कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालयों से में नहीं होते। भारत सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान से निर्मित है तथा वह पूर्ण रूप से निर्भर है। केंद्रीय विधायिका संविधान में संशोधन करके इन पर अंकुश लगा सकती है। इसके अलावा इन सभी शक्तियों को निलंबित भी किया जा सकता है यदि देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई हो। उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो ये मध्य स्तर का होता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से नीचे होता है, अधीन न्यायालय से पहले आता है। संविधान में उच्च न्यायालय का भी प्रावधान दिया गया है। ये न्यायालय राज्य स्तर पर होता है। इसको हम इकाई 6 में इसको संविधान के भाग 6 में अध्याय 5 में दिया गया है। भारत के प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होता है। संवैधानिक दर्जा प्राप्त है इन न्यायालयों को। राज्यों का 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक न्यायालय हो सकता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का एक ही न्यायालय है, जैसे कि असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का भी एक ही न्यायालय है। संघ शासित प्रदेशों में संसद किसी उच्च न्यायालय को इसके अधीन कर सकती है या फिर अलग से एक नया उच्च न्यायालय सृजित कर सकती है। दिल्ली, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका अपना अलग से एक उच्च न्यायालय है, जबकि मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में पांडुचेरी आ जाता है। केरल के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में लक्षद्वीप आ जाता है और मुंबई वाले हाई कोर्ट में दादरी नगर हवेली आ जाता है। कोलकाता हाई कोर्ट के साथ
अंडमान निकोबार जोड़ दिया गया है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के साथ चंडीगढ़ जोड़ दिया गया है। सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका उच्च न्यायालय अलग से है, बाकी को दूसरे स्टेट्स के साथ जोड़ दिया गया है। उच्च न्यायालयों का गठन। उच्च न्यायालयों का गठन कोई न्यूनतम संख्या नहीं है इसके न्यायाधीशों की। राष्ट्रपति समय समय पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करते हैं। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश व राज्यपालों की सलाह से करते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी प्रावधान दिया गया है संविधान में। ये नियुक्तियां अस्थायी होती हैं जो कि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। इसमें शीर्ष न्यायालय के वरिष्ठ जज नामों की सिफारिश करता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है। इससे पहले वो अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। राष्ट्रपति किसी भी जज को दुराचार के आरोप में अपने पद से हटा सकता है। यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है। अगर हम अधिकार क्षेत्र की बात करें तो उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र मौलिक अधिकारों, केंद्र और विधानसभा के चुनावों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए राजस्व के मामले भी शामिल हो जाते हैं। अपीलीय क्षेत्रीय अधिकार में दीवानी और फौजदारी दोनों मामले होते हैं। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय या तो प्रथम अपील कोर्ट या फिर दूसरा, जबकि फौजदार मामलों में हाई कोर्ट किसी विशेष केस की सुनवाई करता है। इन दोनों के अतिरिक्त उच्च न्यायालयों में 4 अन्य शक्तियां भी प्राप्त है। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए याचिका दायर करने की शक्ति होती है। इसके अलावा सभी न्यायाधिकरणों के कार्यों का निरीक्षण करना, शस्त्र सेना के संबंधित कार्यों को छोड़कर बाकी सभी कार्य, यह समय समय पर नियम और कानून बना सकता है। संविधान की व्याख्या से संबंधित केसों को अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास स्थानांतरित करना। इसके अलावा उच्च न्यायालयों के अधिकार एवं नौकरियों से नियुक्त करना भी अधिकार है। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र प्रतिबंधित कर दिया गया है, जैसे कि इसे उन मामलों में कोई अधिकार नहीं है जो कि केंद्र के एक्ट के अंतर्गत आते हो, चाहे वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन का मामला ही क्यों न हो। अधीनस्थ न्यायालयों की अगर हम बात करें तो ये उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आने वाले सबसे निम्न स्तर के न्यायालय होते हैं, जो कि जिला स्तर पर होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय छोटे न्यायालय होते हैं। ये न्यायालय राज्य सरकार के कानूनों को बनाए रखने के लिए होते हैं। इनका नाम व पद अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, लेकिन इनके मूल ढांचे एकरूपता होती है। जैसे कि जिला में विभाजित होते हैं, प्रत्येक ज़िले में एक जिला न्यायालय होता है। इस जिला न्यायालयों के अधीन लघु न्यायालय भी होते हैं, जैसे कि जिला न्यायालय, उप न्यायालय, मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय, विशेष न्यायालयिक मजिस्ट्रेट इत्यादि। निचले स्तर के न्यायालयों में पंचायती न्यायालय भी होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इन न्यायालयों की, तो ये सभी न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के अंडर आते हैं और ये अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अंडर आते हैं। लेकिन ये न्यायालय आपराधिक मामलों के अंतर्गत नहीं आते। ये सिर्फ न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायती अदालत, ये भी पंचायती न्यायालय के अंतर्गत आते हैं और ये सिर्फ आपराधिक मामलों को छोड़कर बाकी विवादों को निपटाने का कार्य करते हैं। इन न्यायालयों का मुख्य कार्य होता है अधीनस्थ न्यायालयों की अपीलों को सुनना। इसके अलावा न्यायालयों की स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करता है। जिला न्यायालयों के जजों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालयों की सलाह पर ऐसे जजों के पास 7 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए या फिर उसके पास किसी भारतीय न्यायालय की सेवा प्रदान करने वाले अनुभव होने चाहिए। उच्च न्यायालय में इन जिला न्यायालयों पर नियंत्रण रखने का अधिकार होता है।
विशेष पदस्थापित पदोन्नति, छुट्टी प्रदान करना ऐसे कार्य उच्च न्यायालय करता है। राज्य न्यायालय इन सेवाओं से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय नियंत्रण रखता है जिला न्यायालयों पर। न्यायिक समीक्षा की अगर बात करें हम, तो न्यायिक शिक्षा संविधान में दी गई है। संविधान के अकॉर्डिंग न्यायिक समीक्षा का प्रावधान दिया गया है। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत हम पूर्वावलोकन कर सकते हैं, जिसका अर्थ है निर्णय की समीक्षा करना। कोई भी निर्णय लिया है, कोई भी डिसीजन लिया है, उसकी समीक्षा करना ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ पर जो कि लिखित संविधान में भी लिखा हुआ है, क्योंकि उन देशों में सीमित सरकार की अवधारणा लागू होती है, वहाँ पे ये लिखित संविधान में होता है। तो इसका अर्थ होता है इससे किसी विधायिका की शक्ति की मान्यता कहाँ तक उचित है या फिर सरकार के कार्य की वैधता कहाँ तक है, विशेषकर संविधान में प्रावधान दिया गया है में के कार्यों को संपन्न कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए न्यायिक पूर्वावलोकन की आवश्यकता होती है। इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है, वहाँ पे संसद के अकॉर्डिंग सब चलता है। यहाँ पर न्यायालय को संसद के द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार नहीं होता, यानी कि इंग्लैंड में समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका को कार्यपालिका कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार दिया गया है। भारत की बात करें तो यदि कोई कार्य संविधान के मुताबिक नहीं है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसके संदर्भ में होता है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा का अधिकार संविधान के अंतर्गत आता है, जिसमें अन्य विधायी कार्यों तक लागू होता है। न्याय पूर्वावलोकन संविधान संशोधन में विवादास्पद होता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन की शक्ति केवल संसद के पास है, न्यायालय के पास नहीं है। हालांकि अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिससे मौलिक अधिकारों पर असर पड़े। इससे यह साबित होता है कि संविधान में क्या वाकई कोई संशोधन किया जा सकता है। क्या ऐसा कोई संशोधन जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हो वह असंवैधानिक माना जाएगा। यह विवाद भारत की आज़ादी के 2 दशक तक चलता रहा। इसके बाद प्रारंभिक न्यायालयों में संविधान संशोधन को कानून नहीं माना था, क्योंकि यह अनुच्छेद 13 के अनुरूप नहीं था। लेकिन 1967 में गोलकनाथ केस के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि संविधान संशोधन भी एक कानून है, यदि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे। यदि ऐसा करे तो वह असंवैधानिक माना जाएगा। पहले के सभी संशोधन जो संपत्ति के मौलिक अधिकार से संबंधित थे, सभी असंवैधानिक घोषित किए गए। यदि कोई कानून लंबे समय तक मान्य रहे तो वह वैध माना जाता है, क्योंकि इसका असर समाज पर पड़ता है। यदि पुराने सभी संशोधन वैध माने जाते हैं तो उन सबको लागू भी किया जाता है। लेकिन इससे राजनीतिक एवं आर्थिक उथल-पुथल की संभावना हो सकती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पुराने सभी कानूनों को सही माना गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में जो भी संशोधन होंगे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हों तो वो मान्य नहीं होंगे। अनुच्छेद 368 में संविधान को पूरी तरह से संशोधन का अधिकार नहीं है, बल्कि यह मात्र संशोधन की एक प्रक्रिया है। इस व्याख्या में भी मुश्किल पैदा करती। यदि किसी प्रावधान को संशोधन करने की ज़रूरत हो तो यह मुश्किल होगा, क्योंकि इससे मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ सकता है। 1970 में सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लोक लुभावन वादों को विफल किया, जिसके बाद तब तक प्रधानमंत्री ने संसद की सर्वोच्चता को प्रमुख माना। 1971 की अगर बात करें तो संविधान में 25वां संशोधन पारित कर दिया गया, जिसमें विधायिका की अनुमति दी गई है, जिसमें कहा गया है कि वह मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण कर सकते हैं। वह मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण कर सकते हैं यदि यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करे तो।
कोई भी न्यायालय ऐसे प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता। 28वें संशोधन के अंतर्गत भारतीय राज्यों के पूर्व शासक जिनको विशेष सुविधा प्राप्त थी, उनके प्रीवी प्रेस को ख़त्म कर दिया। इस संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। 1973 में केशवानंद भारती केस के नाम से प्रचलित हुआ था। इसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित केस माना जाता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। इस सिद्धांत के बाद संविधान में संशोधन करते वक्त काफ़ी सावधानी बरती गई। किसी भी व्यक्ति के संसद में चुने जाने को भी चुनौती दी गई थी जो कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करता हो। 39वें संशोधन में एक अलग प्रक्रिया का प्रावधान किया। ऐसे किसी भी मसले को संसद की विशेष समिति के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है, लेकिन यह वैध तब मानी जाएगी जब इस पर कोई प्रश्न पूछेगा। सर्वोच्च न्यायालय इस संशोधन को अवैध माना क्योंकि यह संशोधन मूल ढांचे के विपरीत था, संविधान के मूल ढांचे के विपरीत था। कोर्ट ने यह दलील दी कि मुक्त और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का अहम भाग है। चुनाव का सही परीक्षण किए बिना किसी व्यक्ति को सही मान लेना ठीक नहीं है। यह संविधान के मूल लोकतांत्रिक आदेशों के खिलाफ था। इसके बाद न्यायालय ने इस मामले में, जैसे हम मिनर्वा मिल केस के नाम से जान सकते हैं, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक कदम आगे बढ़ाया और 42वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 368 में एक भाग जोड़ा गया जिसमें संविधान संशोधन को न्यायिक पूर्वावलोकन से दूर रखा गया। कोर्ट ने यह माना कि यह न्यायिक पूर्वावलोकन के सिद्धांत के विपरीत है, जो कि संविधान की प्रमुख विशेषता है। 1970 से न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ी भूमिका निभाई है। यह मुख्य रूप से न्यायिक सक्रियता के रूप में जान सकते हैं हम इसको। सर्वोच्च न्यायालय ने वंचित वर्ग के अपराधों की रक्षा के लिए कदम उठाए जो कि गरीबी, सामाजिक भेदभाव तथा जागरूकता की कमी के कारण अपने अधिकारों की मांग के लिए कोर्ट तक पहुंच नहीं पाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने सुने जाने के अधिकार वाले सिद्धांत को कम किया जो कि कोर्ट को न्यायिक पूर्वालोचन की शक्ति को सीमित करता है। इसके बाद प्रशासनिक कार्यवाही से ऐसे लगे कि उसे अपने अधिकार देने से इनकार किया जा रहा है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनने का निर्णय लिया कि ऐसे किसी भी केस में वह पीड़ित व्यक्ति की बजाय उसके पक्ष में अन्य व्यक्तियों को सुनेगा। इसके अलावा 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया जो निर्माण मजदूरों के अधिकार से संबंधित था, जिसमें लोगों को अपने जनतांत्रिक अधिकार प्रदान किए गए। जनहित याचिका का आधार भी कह सकते हैं हम इसे। भारत न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को जनहित में कोर्ट जाने का अधिकार है। वह व्यक्ति एक पत्र के माध्यम से कोर्ट में जा सकता है। इसने सभी व्यक्तियों को अपने पास आने का अधिकार दिया जनहित के मुद्दे के लिए। अब बड़ी संख्या में कोर्ट में ऐसे केस आ रहे थे जिसमें लोगों के अधिकार के अलावा गरीबों के जीवन यापन में सुधार जैसे मामले, पर्यावरण सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल थे। इस कारण अब न्यायालय ने गरीबों एवं वंचितों के आधार की रक्षा करने के लिए कुछ उपाय किए। 1990 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग और अनुसूचित जाति आयोग
जनजाति आयोग की स्थापना करती ताकि दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके। इसके अलावा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए मानवीय अधिकार आयोग का भी गठन किया गया सन 2000 में। इसके अलावा इस आयोगों ने पीड़ित व्यक्तियों को मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने तथा उनको न्याय दिलाने की बात कही। हालांकि इनके पास सज़ा दिलाने की शक्ति नहीं है, लेकिन यह मानव अधिकार का उल्लंघन के खिलाफ सरकार को अपनी सिफारिश दे सकता है। जनहित याचिका के आधार पर प्रदान किए जाने वाले कुछ लोगों ने जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का सबसे बड़ा उपाय माना। यह अधिकार संसद ने नहीं बल्कि न्यायालय ने दिए हैं। अब कोर्ट के पास ढेरों जनजातीय याचिकाएं आ रही हैं। इससे ये पता चलता है कि लोगों ने अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और इन लोगों का कोर्ट भी दबाव में है, उसके ऊपर और अधिक भार बढ़ता जा रहा है। न्यायिक सुधार की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सम्मान अर्जित किया है, लेकिन बड़ी संख्या में केस अभी भी लटके हुए हैं, अभी भी केस पेंडिंग है। इसने न्यायपालिका की प्रतिष्ठा में आंच लगा दी है और हम कह सकते हैं कि यह इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है। 2010 में अखिल भारतीय न्यायिक सुधार कार्यशाला में मुख्य न्यायाधीश SH कपाड़िया ने यह अंकित किया था कि देश में करीब 1 करोड़ केस पिछले 1 साल से अधूरे पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं। तो न्यायपालिका के ढांचे और इसकी प्रक्रिया में कुछ दोष या कमी है, ये इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है। कुछ कारण ऐसे भी हैं कि न्यायपालिका के अंदर शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे केस और भी लंबे होते हैं और न्याय दिलाने में देरी लगती है। न्यायपालिका की एक और कमजोरी है, वह है इसकी बोझिली प्रक्रिया व्यवस्था और न्याय की अनिष्ट प्रक्रिया। न्यायिक सुधार के सुझाव सामने आ रहे हैं ताकि नई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था कायम की जा सके, सामाजिक न्याय प्राप्त किया जा सके। गाइस, अब लास्ट में हम सारांश देख लेते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने इस इकाई में क्या पढ़ा। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इन फ्यूचर ऐसी और वीडियो मिलती रहे। गाइस, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। सारांश देख लेते हैं। जैसा कि हमने इस इकाई में जाना कि भारतीय न्याय व्यवस्था ब्रिटिश काल से ही अस्तित्व में है। भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट अधिनियम को भारतीय न्यायालय व्यवस्था में मील का पत्थर भी माना जाता है। संविधान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सबसे बड़ा न्यायालय घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या फिर अधीनस्थ न्यायालय हो। 3 स्तर होते हैं न्यायपालिका के, जो कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हैं। भारतीय न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और समीक्षा के अधिकार को सबसे बड़ा हथियार माना है। न्यायिक समीक्षा एक तकनीक और एक प्रक्रिया कह सकते हैं हमें से, जिसके माध्यम से हम विधायिका और कार्यपालिका या फिर सरकारी एजेंसियों के कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। वास्तव में कार्य संविधान के अनुसार या नहीं, इनकी वैधता की जांच की जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं न्यायिक पूर्वावलोकन की स्थापना की गई थी इन सब कार्यों के लिए। तो गाइज, इसी के साथ ही हमारी ये इकाई समाप्त हो जाती है और इसके साथ ही हमारा ब्लॉक 3 भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ब्लॉक 4 के बारे में। हमारी 10th इकाई होगी नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।